अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं तो अपनी जिंदगी काट लूंगा जैसे भी, लेकिन इन लोगों के पाप का भागी कौन होगा जो मैंने इन लोगों को इतनी उम्मीदें दी है, इतनी आशाएं दी हैं, इतनी अपेक्षाएं दी है। अब जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हारना नहीं है, डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है, खुद पर बहुत सारा विश्वास रखना है। ये मेरी एक गलतियों में भी शामिल है। बहुत अच्छी दुनिया है, इसमें कंट्रीब्यूट करें कि हम इसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकें। अब मैं तो हार नहीं सकता, क्योंकि मैं हार गया तो बाकी लोग हार जाएंगे, इसलिए करना ही है आपको। दोस्तों, मैं शैली आनंद अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ सत्यमेव जयते संस्थान की पॉडकास्ट श्रृंखला कर्मगाथा में, जहाँ हम मिलते हैं ऐसे कर्मवीरों से जिन्होंने अपनी संघर्ष यात्रा से सिविल सेवा में एक मुकाम हासिल किया है। इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत करेंगे मनोज पाल जी से, जिन्होंने MPPSC 2024 में AD फाइनेंस का पद प्राप्त किया है। मनोज ने सिद्ध किया कि धैर्य रखा जाए और लगातार मेहनत की जाए तो क्या हासिल नहीं किया जा सकता। मनोज जी के संघर्ष को मैं इन पंक्तियों में व्यक्त करना चाहूँगी। रहता नहीं कुछ भी यहाँ एक सा सदा, रहता नहीं कुछ भी यहाँ एक सा सदा, दरवाज़ा घर का खोल के फिर घर तलाश कर, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चयन के लिए आपको शुभकामनाएं। जी धन्यवाद मैम। और आपने जो लाइनें निदा फाजली साहब की कही हैं, उस पर मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, पता चले कि भगवान ही आपके भरोसे बैठा हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। बिल्कुल मनोज, और आपने इसे सिद्ध भी किया है कि आपने मेहनत की, ईश्वर ने आपका साथ दिया। क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा और आपसे सुना तो पता चला कि 7वें प्रयास में जाकर आपको सफलता मिली। इतना लंबा संघर्ष था तो कितना आपने धैर्य रखा होगा, इसकी शायद हम तो कल्पना ही कर सकते हैं। तो मनोज, शुरुआत करते हैं कि सिविल सेवक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या बचपन से सपना था कि भाई हमें सिविल सेवक बनना है, या कोई ऐसी कहानी सुनी देखी जिससे आपको लगा कि अब तो सिविल सेवक बनना ही बनना है? मैम, जिस जगह से हम आते हैं वहाँ तो थोड़ा सा पैसा आ जाए या हमारा घर ठीक बन जाए या लोगों से हमारे संबंध अच्छे हो जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। सिविल सेवा बनने का बचपन से कोई सपना नहीं था और सपना भी कोई नहीं था। लेकिन जब मैं अपनी शिक्षा को गांव में ही 12वीं तक पूर्ण करके सबसे पहले नर्मदापुरम आया कॉलेज के लिए, तब मैंने वहाँ मेरे जो भैया हैं मौसी जी के लड़के, उनसे मशवरा किया कि अब आगे क्या करना है। तो फिर उन्होंने बताया कि चूँकि 12वीं में मेरे बहुत कम 50% के साथ मैंने पास की थी, तो मुझे BSc में एडमिशन नहीं मिला। फिर मैंने BA किया और अपनी तैयारी शुरू की। मैंने फिर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। तब वनडे एग्ज़ाम में मुझे, जैसा कहते हैं ना कि मज़ा नहीं आ रहा है, तो मुझे मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने अपनी प्रकृति को जब जाना कि मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ, तब मुझे लगा कि GS वो पोर्शन है और जिसमें मैं कंफर्टेबल हो सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आता है पढ़ने में। साथ ही नीतेश भाई तो हैं ही, और ओम भैया जो हमारे मार्गदर्शन करते थे हमको उस समय, उन्हें देखकर मुझे लगा कि हाँ, सिविल सेवा ही वो क्षेत्र है। मैं जिस जगह से आता हूँ अपने माता पिता भाई बहन सबके लिए और इस पूरे समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। जब सबसे पहले आपने सोचा होगा कि लोक सेवा में जाना है, तो चूँकि कठिन परीक्षा है, पास होने के चांस बहुत कम होते हैं, फाइनल चयन भी बड़ी मुश्किल से होता है, आपने घर वालों को बताया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इसके प्रति? घर वालों को मैम इसके प्रति बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन जब कुछ समय मेरा बीता, जैसे मैंने प्रीलिम्स दिए निकल गए, मेंस दिया निकल गया, तो 1-2 बार फेल होने के बाद थोड़ा समय लगने लगा। तो घर वालों ने पूछा कि मतलब क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो उनको मैं तो बहुत क्लियर बताता नहीं था कभी घर पे, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस परिस्थिति से, जिस डर से मैं गुजर रहा हूँ वो ना गुजरे। तो मैंने बता दिया था कि ऐसे ही तैयारी कर रहा हूँ, कुछ मतलब नौकरी लग जाएगी ऐसा। तो फिर लेकिन अब वो और लोगों से पता चल जाता है, तो उन्होंने कहा था कि पहले देखो अपन लोगों की बहुत बड़ी नौकरी लगती नहीं है,
आप पहले एक काम करो, छोटी तैयारी कर लो, कोई भी नौकरी लग जाओ, उसके बाद देख लेना। तो वही था, उनका पहला रिएक्शन तो यही था कि छोटी नौकरी लग जाओ। तो फिर ऐसा नहीं है कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए, बहुत सारे एग्ज़ाम व्यापम के भी निकले हैं, मेरा नेट जेआरएफ भी है, और फिर मैंने एपी को भी दिया। तो ये था कि इसमें लंबा समय लग रहा था, तो ऐसा था कि पहले नौकरी लग जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप छोटी चीज़ों को त्याग देंगे तो कोई बड़ी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। तो ये मान के चले कि मेन फोकस आपका पीएससी ही रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं घर वालों का कहना था, सामाजिक दबाव भी था, इसलिए आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे थे। हाँ, कह सकते हैं कि जो मुझे मज़ा आ रहा था, और ऐसी वो चीज़ थी कि जहाँ से जैसे मैं सोचता था कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस पूरे समाज के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, तो पीएससी एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से मैं कर सकता था वो। ठीक है। तो अगर घर वालों की बात करें तो उनकी आपकी मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? जी मैम, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मैम निम्न मध्यम वर्गीय कृषक परिवार से आते हैं, माता पिता दोनों कृषक हैं। और बस आप स्थिति को मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि खेती से जो मिलता है उसमें काम चल जाता है, बस इतनी स्थिति है। और हम चारों भाई बहन पढ़ रहे हैं, और अब मेरा चयन हो गया, बाकी का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। साथ ही ये है कि घर वालों के साथ जिस तरह से हमारा व्यवहार है, तो हमें लगता था कि हम मतलब कुछ विशेष रूप से प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, कि कुछ भी ऐसी खुशी नहीं मिलती थी कि जिससे हम अपने आप को ये महसूस कर सके कि हम आगे भी बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब इस तैयारी में आए, बहुत सारी चीज़ों को देखा, तो मुझे लगा कि अब उस स्थिति से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं और हमारे भाई बहन ही ऐसी पीढ़ी हैं जो इस स्थिति से निकल सकते हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से दादा परदादा पिताजी तक जिस स्थिति को उन्होंने जिया है, अगर हम लोग इस स्तर से नहीं उठते तो मुझे नहीं लगता कि फिर शायद कोई क्रांति हो पाती, तो वो स्थिति बदल पाती। कभी कभी कहते हैं ना कि ईश्वर चुनता है, चूजन बाय गॉड, तो शायद वो आप थे। जी मैम, कह सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारे, जब भी हम एक कदम बढ़ाते हैं, दसों दिशाएं खुलती हैं कि कहाँ जा सकते हैं, तो वो रास्ता कहीं ना कहीं माँ नर्मदा और भगवान ने ही दिखाया है कि आपको इस रास्ते पर चलना है। मतलब जाहिर सी बात है, जब शुरुआत की होगी आपने, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था तैयारी करने के दौरान? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे बहुत सारे सीनियर्स लंबे समय से उस तैयारी में लगे हुए थे, तो एक बड़ा चैलेंज था कि इसमें समय लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं साथ में पीएससी के साथ साथ वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था कि चलो नौकरी लग जाएगी तो फिर देख लेंगे, तैयारी कर लेंगे। और चैलेंज आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा चैलेंज था। आर्थिक स्थिति से किसी ना किसी तरह टैकल कर लेते अभावों में गुजार के, लेकिन जो सामाजिक स्थिति थी उससे टैकल करना ज़्यादा बड़ी बात थी। क्योंकि जिस तरह के समाज से अपन आते हैं, वहाँ ऐसा है कि अगर आप कुछ नहीं है तो सही में कुछ नहीं है, क्योंकि आपके अस्तित्व को, आपकी मौजूदगी को आपको स्वयं दिखाना होता है। क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं तो आपकी सामाजिक स्थिति भी निम्न ही रहेगी। मतलब आर्थिक रूप से आपको पहले तो सक्षम होना पड़ेगा, तो खुद ब खुद सामाजिक स्थिति बढ़ती जाएगी। जी। ओके, तो शुरुआत में किस तरह से आपने तैयारी की कि भाई सेल्फ स्टडी करूँगा या किसी संस्थान का चयन करूँगा? जी मैम, सबसे पहले तो हम नर्मदापुरम में ही स्टार्ट किए। तो सबसे पहले हम 3 दोस्त होशंगाबाद रहने आए, तो वहाँ की जगह हमने एक रूम लिया था, तो वो रूम 1500 रुपये का था। तो उसकी कहानी ऐसी है कि शुरू के 1-2 महीने तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब बाद में लगा कि ये 500 रुपये जो महीने का घर से आता है किराया, क्योंकि बाकी खाने पीने का सामान तो घर से आ जाता था, लेकिन जो 500 रुपये महीने के हर महीने कैसे आएंगे, क्योंकि हम खेती में हैं तो 6 महीने में एक बार पैसा घर आता है, तो फिर हर महीने की कमाई भी नहीं थी, तो एक समस्या वो थी। फिर हमारा एक दोस्त बाहर चला गया, तो हम 2 रह गए, अब किराया और बढ़ गया था, तो हमने मुश्किल से 1 या 2 महीने सरवाइव किया। अब 750 रुपये देना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर ये बात है 2013-14 की। फिर मैंने, मेरा दोस्त था, उससे कहा कि भाई अपन एक काम करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि यहाँ रूम का किराया तो नहीं दे पाएंगे। तो हमारा नर्मदा कॉलेज है होशंगाबाद में, वहाँ के हॉस्टल में मैं गया। तो वहाँ का जो माहौल मिला, जिस तरह के हम सब साथ वाले थे, दोस्त यार थे, उस माहौल ने बहुत मोटिवेट किया।
वहाँ से ऐसा था कि मतलब अब पैसे तो नहीं लग रहे थे किराए के, लेकिन एक बड़ी समस्या थी खाने की, क्योंकि अब बार बार घर भी नहीं जा सकते खाने का सामान लाने, और पैसे भी उतने नहीं आ रहे थे। तो ये था कि ऐसा चल रहा था कि महीनों महीनों हम खिचड़ी खा के काम चल रहा है, महीनों महीने चावल खत्म हो गए तो अब दलिया खा के काम चल रहा है। और फिर अब चूंकि एक तरह का खाना खा रहे हैं, जिस तरह का खाना खा रहे हैं उसमें ऐसी स्थिति हो जाती थी कि वो जो दलिया खिचड़ी है वो भी खाने की अब इच्छा नहीं हो रही है। तो फिर हम हॉस्टल में रहते थे, तो होशंगाबाद में बहुत सारे गार्डन हैं, किसी ना किसी के यहाँ शादी होती थी, तो किसी दोस्त के किसी और रिश्तेदार के यहाँ होती थी, हमको बस पता चल जाता था कि शादी है, तो हम चले जाते थे। और आप मानेंगे इस बात को कि वहाँ के लोग देख के बता सकते हैं कि ये लोग कहीं बाहर से आए हैं और बहुत दिनों से इन्हें खाना नहीं खाया है, इस तरह से खाना खाते मतलब थे। वो थ्री इडियट फिल्म में जो बताते हैं तो वो भी आपने किया है। हाँ, उस तरह से। और दूसरी चीज़ है कि गर्मियों के दिनों में माँ नर्मदा का किनारा है होशंगाबाद में, तो वहाँ की जगह दिन में जो है भंडारे से हमारे खाने का काम हो जाता था। तो इस तरह की जो है जर्नी उस समय रही थी। तो ये बड़ी संघर्ष वाली जर्नी रही शुरुआत में ही। जी हाँ, कि आप आधारभूत सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो कई लोगों का हौसला तो वहीं पस्त हो जाता है कि रहने देते हैं भाई, नहीं हो पाएगा, छोड़ते हैं। जी मैम, लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत जिसने मोटिवेट किया कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप चूंकि शहर पढ़ने आ चुके हैं, आपके रिश्तेदारों को गांव वालों को पता चल चुका है कि आप शहर पढ़ने आ चुके हैं, आप वापस जाएंगे तो ताने कौन सुनेगा कि अब लोग ये पढ़ने गए थे वापस आ गए, तो वहाँ नहीं जा सकते। गांव में करने के लिए कुछ नहीं है, या तो मजदूरी करेंगे, जो कि अब थोड़ा बहुत पढ़ ली है तो गरिमा के खिलाफ भी है, लेकिन मैंने उस समय मजदूरी भी की है। और खेती उतनी है नहीं कि उसमें पिताजी का भी काम चल जाए, अपना भी काम चल जाए और कुछ इनोवेशन कर लें। तो वो भी समस्या थी कि अब पीछे का रास्ता कुछ नहीं है, अब जाना है तो आगे ही जाना है। तो आगे ही बढ़ने का रास्ता है, चाहे कैसे भी बढ़े। हाँ जी। इसको ऑप्शन लेस ड्राइव भी कहते हैं कि भाई बिल्कुल। बढ़ना आगे ही है, आपका रिवर्स गियर नहीं है। हाँ। सही है। तो सत्यमेव जयते संस्थान ने कैसे सहायता की? जब आप इंदौर आए होंगे तो संस्थान पर आए, तो किस तरह से आपको यहाँ से हेल्प मिली? जी मैम, सत्यमेव जयते का कह सकते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है बहुत क्वालिटी की है। रेसू सर की जो मेहनत है और बच्चों के प्रति जो जुड़ाव है, मैडम का जिस तरह का व्यवहार है, वो उसने बहुत काफ़ी हेल्प की कि आप करो, हम लोग आपके साथ हैं, बहुत कम फीस में, कई बार फीस भी नहीं है। तो जो नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं और सर का जो मार्गदर्शन है, उसने काफ़ी हेल्प की। तो आंसर राइटिंग की अगर हम बात करें यहाँ से टेस्ट सीरीज की, आजकल बच्चों में ये भी है कि बस आंसर राइटिंग कर लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं और सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो अवधारणाएं हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको उन्हें समझने पे फोकस नहीं करते। आपका क्या कहना है? इसमें मैं अभी बहुत सारे बच्चों के, मैं तो खैर पहले से भी बहुत सारे बच्चों से जुड़ा रहा हूँ और निरंतर उनको गाइड करता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको पहले जब भी आपको एग्ज़ाम देना, उससे 1 से 1.5 साल पहले तैयारी शुरू कर लीजिए और बहुत अच्छे से पूरे मेंस का सिलेबस पढ़ लीजिए, और जो भी नोट्स की प्रक्रिया है, आंसर राइटिंग की प्रक्रिया है, वो साथ में चलने दीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप जो भी समझ के लेवल पे है, प्रश्नों को टेकल करने के लेवल पे है, एनालिसिस के लेवल पे है, क्रिटिक्स के लेवल पे है, वो सारी समझ आपकी बन जाएगी। आपका सबसे अच्छा पेपर कौन सा था? इसमें मैं देखता हूँ मेरा बहुत अच्छा पेपर पहला पेपर था, और इथिक्स का पेपर अच्छा है, और ऐसे वाला, ये 3 पेपर मेरे बहुत अच्छे थे। तो ये आपकी स्ट्रेंथ ही थी ना? हाँ, और पॉलिटी चूँकि मैंने एमए किया हुआ था, नेट है और फिर एपी भी दिया है, तो वो भी अच्छा पेपर था। मतलब लगभग सारे विषय आपने कवर किए हुए हाँ, हैं। लेकिन साइंस ने बहुत दर्द दिया है। हाँ, साइंस तो दुखती रग है कहीं ना जी। कहीं एमपीपीएससी की तरफ से। तो आप अगर बताना चाहें तो क्रम से हम पहले पेपर से बात करते हैं। तो पहले पेपर को आप किस प्रकार से पढ़ते थे? पहले पेपर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, उसको पढ़ने का मेरा विस्तृत दायरा था, क्योंकि हमने तैयारी काफ़ी पहले शुरू कर दी थी। मैं ग्रेजुएशन के लगभग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था तब से। तो ऐसा था कि हमने रेफरेंस बुक पढ़ी है, बहुत सारा डिस्कशन किया है उस पर, और जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो हमने किया है, और मल्टीपल सोर्सेज से पढ़े हैं। तो उसमें हमारी बृहद समझ बन गई थी। तो नोट्स नहीं भी हमने बनाए थे ना, तो इतनी समझ हो गई थी कि क्वेश्चन किसी प्रकार का आ जाए तो हम कर लेते थे। तो आपने बताया मल्टीपल सोर्सेज से आप पढ़ते थे।
लेकिन ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई आप सोर्स मिनिमम रखिए और मैक्सिमम रीज़न कीजिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है मैम, ये मेरी एक गलतियों में भी शामिल है। लेकिन चूंकि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप एक दो तीन सोर्स अपना सकते हैं, क्योंकि अभी आपको टाइम है एग्जाम देने में। अगर ये सब सारे सब्जेक्ट में नहीं, केवल किसी सब्जेक्ट विशेष में अगर आपकी समझ नहीं बन रही है तब के लिए। बाकी हाँ, आपने जो बताया कि एक सोर्स और मल्टीपल रिवीजन, बिल्कुल सही है। अब सेकंड पेपर में आपने बताया कि चूंकि आपने पीजी भी किया था पॉलिटिकल साइंस में, जी। तो आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिली। जी। मतलब आपने पीजी सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ एक रात पहले पढ़ लिया और एग्ज़ाम दे दिया, अच्छे से पढ़ा है आपने। हाँ मैम, नहीं, जो एमए के एग्जाम वाले में वही स्थिति थी, लेकिन हम चूंकि तैयारी के दौर में थे तो हमने तैयारी के दौरान पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया था, तो वहाँ था, तो उससे समझ बन गई थी। तो ऐसा रहता था कि हम जो कॉलेज के लिए जो 20 आंसर की बुक आती थी उसको नहीं भी पढ़ के जाते थे, लिख केवल लेते सिलेबस देख लेते थे, तो ये पता था कि हमने ये पढ़ा हुआ है, उससे काम हो जाता था। अच्छा, और थर्ड पेपर की बात करें जी। तो थर्ड पेपर को फिर कैसे पढ़ा आपने? थर्ड पेपर मैं 23 तक देखते हैं, उसमें साइंस वाला पोर्शन था, तो उसने बहुत दर्द दिया है, क्योंकि हालांकि 12 तक मेरा साइंस था, लेकिन जो उसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, उसमें काफ़ी दिक्कत आई। लेकिन उधर जो इकोनॉमी वाला पोर्शन था वो ठीक था, तो वो पेपर जो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता था। और फोर्थ पेपर तो आपका अच्छा ही था। फोर्थ पेपर अच्छा क्या था। अच्छा लगता था आपको? कोई पर्टिकुलर थिंकर पसंद हो? मुझे जो उसमें बातें, जितनी भी वैल्यूज होती थी वो बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए भी अच्छी लगती थी कि मैं उनका प्रैक्टिकल करता था, कि जो भी वैल्यूज पढ़ी हैं मैं कोशिश करता था कि उनको अपने जीवन में उतारूं और उस पर बात करूं लोगों के साथ। एक वो था। और थिंकर्स बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि उनके विचार हम देखते हैं कि ऐसे रहते थे कि हम अब इससे आगे जाएंगे, क्योंकि ये विचार उन्होंने दे दिया है, अब हम आगे क्या सोच सकते हैं, एक वहाँ से रहता था। तो कोई थिंकर थे जो जिन्होंने आपको बहुत प्रेरित किया? हाँ, जैसे महात्मा गांधी है, डॉक्टर अंबेडकर है, जिस तरह से अरविंदो घोष है, ये इस तरह के थिंकर हैं जो इनके विचार वाकई लगते हैं कि प्रैक्टिकल हैं और हमें अपनाने चाहिए। जैसे जयप्रकाश नारायण जी के हैं, लोहिया जी के विचार हैं। किसी एक का विचार बताएं आपको जो बड़ा पसंद आया हो। जैसे गांधी जी का, गांधी जी ने कहा था कि आप आगे क्या करेंगे या आपका भविष्य कैसा होगा, ये आप आज ही तय कर रहे हैं। तो भविष्य वर्तमान पर निर्भर करता है, और ये बिल्कुल सही बात भी है। जैसे हम आपको देख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि आपने बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत की, और इसलिए अब आपका भविष्य बेहतर ही है जी। तो अब निबंध की और बात कर लेते हैं। तो निबंध क्या करते थे आप? लिखने की प्रैक्टिस करते थे या किसी के लिखे हुए निबंधों को बस पढ़ भर लेते थे? ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने पहले तो जो एडिटोरियल वाला पोर्शन है पेपर का, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल वाला पोर्शन आता है, उसको पढ़ेंगे तो आपकी भाषा शैली सुधर जाएगी। आपके लिखने का जो प्रवाह है कि एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ जाएगा और पूरा प्रवाह में निबंध हो जाएगा, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो जीएस वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको इस दृष्टि से भी पढ़िए कि आपको निबंध भी लिखना हो सकता है टॉपिक में, ये है। और हाँ, जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं उनकी टेस्ट कॉपी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, तो वो भी मैंने पढ़ी है, तो वो बहुत कारगर है, हेल्पफुल होती है। बिल्कुल। कल डीएसपी पूजा तिवारी से बात हुई थी, तो उनका भी यही कहना था कि एडिटोरियल आप पढ़ेंगे तो आपको निबंध लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। हिंदी के पेपर में बच्चों को थोड़ी समस्या आती है, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जी मैम, हिंदी के एक प्रोफेसर थे हमारे कॉलेज में, अभी भी हैं, तो उन्होंने हमें बताया था कि हिंदी के पेपर में आपका उत्तर बाद में चेक होता है, पहले हिंदी चेक होती है। मतलब बर्तनी, हाँ, आपने कहाँ बिंदी लगाई है, कहाँ नहीं लगाई है, बर्तनी कैसी है, और आप हिंदी लिखते कैसे, शब्दों की बनावट कैसी है, इन सब चीज़ों पे काफ़ी फोकस रहता था। और हिंदी, चूँकि मेरे पिताजी भी मैट्रिक पास हैं, तो उनसे मैंने हिंदी पढ़ी है बचपन से, तो मुझे हिंदी भी मेरा बहुत अच्छा। पुराने लोगों की हिंदी मैंने देखी है कि वर्तनी अशुद्धि की संभावना बेहद कम होती है उनमें, और वाक्य विन्यास भी बड़ा अच्छा होता है, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाता है, बड़ा सटीक लिखते हैं वो लोग। जी मैम, तो हिंदी का ऐसा है कि आप बहुत अच्छी जो सोर्सेज हैं उनका प्रयोग करें, और जब पढ़ते हैं तभी शब्दों की बनावट, शब्दों की वर्तनी और जो व्याकरणात्मक चीज़ें हैं वो आप पढ़ते समय ही ध्यान दे सकते हैं। अब करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या फिर अंत में जाकर के
जैसा कि अधिकांश विद्यार्थी करते हैं, कोई मैगजीन पढ़ लेते हैं और सफिशिएंट होता है। जी मैम, इस तैयारी के दौरान संभव नहीं है कि रोज पेपर पढ़ पाए, लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे को अच्छा लगता है तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि पेपर पढ़ना चाहिए। भले ही आप आधे घंटे, 45 मिनट, 40 मिनट का अगर समय दें तो पढ़ना चाहिए। और हाँ, लेकिन पेपर पढ़ते हैं तो भी आपको मैगजीन तो पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन ये जो पेपर आपने पढ़ा, ये मेंस में बहुत काम आएगा। मतलब मेंस में कहाँ कहाँ काम आता है? मेंस में आपका ज्योग्राफी में काम आ जाएगा, इतिहास में करंट की घटनाओं की जो चर्चा चलती है वही स्टैटिक में हाँ, आ जाता है, तो वो आ जाएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता में कोई नए स्थल खोजे गए हैं, आप उनको पढ़ लेंगे। कोई नई व्याख्याएं हो रही हैं, वो आ जाएगा। जैसे इतिहास का पुनर्लेखन है तो पेपर में चर्चा में रहता है। पॉलिटी में तो निश्चित रूप से बहुत कारगर है पेपर। सोशियोलॉजी में आपकी समाज की जो समझ है वो आपको काम करेगी। इथिक्स में जो हम देखते हैं कि बहुत नामचीन अधिकारी थे और भ्रष्टाचार में पकड़े गए, कोई बहुत बड़े व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, तो आपके जीवन का जो दृष्टिकोण है आप वहां से चेंज हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप में नए नए इनोवेशन, स्टार्टअप्स, इनकी जानकारी आपको रहती है। निबंध में एडिटोरियल वाला पोर्शन, और हिंदी में आपकी शब्दों की बनावट, वर्तनी, लिखावट, ये वहां से सबसे इम्पोर्टेंट भाषाई दक्षता आपको अखबार पढ़ने से मिलती बिल्कुल है। मैम जी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स में डेटा आपको वहां से मिलता है। रोज नई कहीं ना कहीं का एनालिसिस होता है। किसी, जैसे मान लो मध्य प्रदेश के शिशु मृत्यु दर पे लेख आ गया, तो मातृ मृत्यु दर पे या स्वास्थ्य की स्थिति पर, या जो हमारे यहाँ फसलों का प्रोडक्शन हो रहा है, मंडी की स्थिति है, ये सारी चीजें। मुख्य परीक्षा की बात चल रही है, तो ऐसे में आंसर राइटिंग के बारे में आप हमारे विद्यार्थियों को कुछ मार्गदर्शन दें। जी, आंसर राइटिंग जो है, क्योंकि आपको पढ़ना अपने से है लेकिन लिखना आपको पेपर में जाके है। मतलब बिना लिखे तो आपका काम नहीं होगा। क्योंकि ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों को कि हम बहुत सारा पढ़ लेंगे तो लिख तो देंगे अपने आप, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको बहुत सारी चीज़ें याद हैं लेकिन वो पेपर पे नहीं आती हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन लिखेंगे ऐसा लिखेंगे कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। आप, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने सबसे पहली बार, दूसरी बार जो आंसर लिखे बहुत खराब थे। कई बार मुझे लगता था कि यार मुझे इतना सारा याद है, फिर मैं लिख क्यों नहीं पाया। तो लिखना तो बहुत ज़रूरी है आपको। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को बताता हूँ कि कोशिश करें कि हफ्ते में 2 बार 1.5 घंटे का, और हफ्ते में 1 बार 3 घंटे का टेस्ट जरूर लिखें। और ए से कम 15-20 दिन में या महीने में 1 बार एक ए से बड़ा वाला जरूर लिखें। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई है आपने, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि आंसर राइटिंग दिमाग में चलता रहता है, आंसर राइटिंग करनी है, पर कितनी करनी है, कब करनी है, ये समझ में नहीं आता है बच्चों को जी। तो कम से कम 1.5 घंटे के 2 टेस्ट एक वीक में तो लिखना ही चाहिए, और हो सके तो 3 घंटे का टेस्ट भी जरूर लिखना चाहिए। और जिन बच्चों की बहुत अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस की तैयारी हो गई है, अब उन्हें 1.5 घंटे का पेपर नहीं लिखना चाहिए। अब उन्हें कोशिश करना चाहिए कि 3 घंटे का लिखें। क्योंकि जो बच्चे अनुभवी हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि 1.5 घंटे में आप खुद भी अपना मूल्यांकन पूरी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरी के 1 घंटे में आप जो लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि इस समय आप लिखने में थक चुके हैं, आपकी राइटिंग अब खराब हो चुकी है, तो जो आखिरी के 1 घंटे में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं वो बहुत मैटर करता है। इसलिए 3 घंटे की प्रैक्टिस अगर संभव हो, जिनकी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस हो गई है आंसर राइटिंग की, वो 3 घंटे तो ऐसा कह सकते हैं कि जो भी आंसर राइटिंग के शुरुआती दौर में है वो हफ्ते में 2 1.5 घंटे का और एक 3 घंटे का लिखें। लेकिन जिनकी अच्छी तैयारी हो चुकी है तो वो कम 3 घंटे के ही पेपर लिखें तो बेहतर होगा। अब इसमें हम बात करेंगे, शुरुआती दौर में हैं बच्चे, अभी क्लासेस ही ले रहे हैं, उनको आंसर राइटिंग करनी चाहिए या पढ़ने पे फोकस करना चाहिए? वो कर सकते हैं। जैसे 2-4 क्वेश्चन 2 नंबर के लिख लिए, 1-2 क्वेश्चन 7 नंबर के लिख लिए, 1-2 क्वेश्चन 10 नंबर के लिख लिए, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्लास पे बहुत अच्छे से फोकस करें। क्लास नोट्स जो बनते हैं वो तो बनाएं, अगर हो सके तो अपने नोट्स भी बना लें, और पढ़ने पे बहुत अच्छे से फोकस करें, समझ बनाने पे फोकस करें। मतलब समझ बनाएं, पढ़ें, और फिर उसको ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा और छोड़ दिया, पढ़ के समझ बनानी है, और हो सके तो थोड़ा थोड़ा लिखना भी चाहिए। बिल्कुल जी। अब वो हम शिफ्ट करते हैं प्रीलिम्स पर। प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए?
प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब मेरे कभी भी जो है 85 से कम नंबर नहीं है, 90 के आसपास नंबर रहते थे। बहुत बढ़िया। केवल 2020 में एक अपवाद है वो, क्योंकि उसमें स्ट्रेटजी चेंज कर दी थी तो वो गलत हो गया। हालांकि प्री तो निकल गया था, लेकिन ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस में जो दिया है उसमें से कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है आपको। पहली चीज, एक सोर्स अपनाने हैं और उसका बार बार रिवीजन करना है। दूसरी चीज, बहुत सारे PYQ MCQs लगाने हैं, और बहुत सारे बच्चे OMR में गलती करते हैं। OMR में गलती नहीं करनी है, तो टेस्ट जब भी लगाएं OMR भरते हुए लगाएं। तो टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है प्रीलिम्स में? टेस्ट सीरीज अगर लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाएं। उसमें ये रहता है कि आप बहुत सारे बच्चों के साथ देते हैं, तो जो माहौल आपको प्री के पेपर में मिलने वाला है वो आपको यहीं मिल जाएगा, तो आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। और जब बहुत सारे बच्चे दिन भर पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि एक अपना अच्छा ग्रुप बनाए 4-5-6 लोगों का। तो दिन में 2-3 घंटे कभी भी निकाल के अगर ग्रुप डिस्कशन और स्टडी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ग्रुप बना लेते हैं लेकिन ग्रुप में बेसिकली चर्चा क्या करनी है ये आइडिया उन्हें नहीं होता, तो आप कोई सलाह देंगे तो शायद उन्हें समझ आ जाए कि भैया हमें किस मुद्दे पे बात करनी है। सबसे पहली बात तो अपनी गलतियों को नोट करें। मैं सबसे बोलता हूँ प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए एक डायरी बना लें, और जब भी आप पढ़ें, टेस्ट लगाएं, PYQ MCQ सॉल्व करें, तब अपनी गलतियों को नोट डाउन करते चलें। आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी टेस्ट लगाते हैं तब टेस्ट के बाद अपना सेल्फ एनालिसिस करें, 5-6 गलतियों को हर टेस्ट में करें और उनको लिख लें। जब भी आप अगला टेस्ट देने जाते हैं उन गलतियों को पढ़ लें, गलतियों कि को ये ध्यान गलतियां में नहीं रखें। करनी है। उन गलतियों को ध्यान में रखें कि भाई हमने पिछली बार ये की थी तो अब इस बार हमें नहीं करनी है। हाँ, ये है। उसके बाद हाँ, अब क्या चर्चा करनी है ग्रुप में, तो ग्रुप में इन गलतियों को लेकर कि इन गलतियों को देख लें कि ग्रुप में कौन व्यक्ति नहीं कर रहा है, उससे पूछ लें कि कैसे नहीं कर रहे हो, या कोई टॉपिक है जिसके फैक्ट्स याद नहीं हो रहे हैं, कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार आप उसको ग्रुप में लाएंगे तो लोग अपने अपने विचार रखेंगे, उस पर तथ्य बताएंगे, तो निश्चित रूप से वो याद भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और किस तरह के टॉपिक हो सकते हैं? जैसे मुझे लगता है कि योजनाएं आप ग्रुप स्टडी के माध्यम से बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। कोई डेटा है तो शायद आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें तो। हाँ मैम, इसमें जो योजनाएं हैं वो जैसे उनका सन है, विभाग है, क्या उद्देश्य है, ये सारी बहुत चीजें भूलते हैं। हाँ, उसके बाद फैक्ट्स हैं, जो कि अब ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं जैसे साइंस के, IT के, जिनके आगे पीछे कोई थ्योरी नहीं है, तो उनको याद रखने में बड़ी दिक्कत आती है, तो आप उनको ग्रुप में कर सकते हैं। दूसरी चीज है जो नया आया है, जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब चीजों पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। जो मैप होता है, एटलस की बुक आती है, तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन, हिस्ट्री वाला पोर्शन, पॉलिटी वाला पोर्शन आप मैप के माध्यम से कर सकते हैं, तो वो भी ग्रुप डिस्कशन में अच्छा होता है। मतलब यहाँ मनोज ने बताया है कि 2 से 3 घंटे ही भाई आपको ग्रुप स्टडी करनी है, वो भी अच्छा ग्रुप हो तो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा ही टाइम ग्रुप के साथ लगे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। मनोज, इंटरव्यू की बात करें हम, तो इंटरव्यू के लिए क्या कुछ विशेष तैयारी की ज़रूरत होती है या फिर प्री और मेंस के दौरान ही वो तैयारी साथ साथ चलती है? जी मैम, वो तैयारी आप अगर देखेंगे अच्छे से तो वो तैयारी साथ ही चलती है, क्योंकि इंटरव्यू जो है विशेष रूप से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, तो आप अपने व्यक्तित्व को कोशिश करें कि उसके हिसाब से बनाएं। क्योंकि लास्ट के जो 2-3 इंटरव्यू थे, 3 इंटरव्यूअर ने मुझसे बोला है कि यार बात तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन बहुत है लोगों से, बच्चों से, तो हम जब भी बात करते, मेरी भाषा शैली पता नहीं बोल बोल के वैसी हो गई है कि जैसा मैं सामान्य रूप से ऐसा ही बात करता हूँ। तो बच्चों से इंटरेक्शन करना, दोस्तों से इंटरेक्शन करना, और उसमें उस लयबद्धता को लाना कि आप आराम से बोल रहे हैं, रुक के बोल रहे हैं, अपनी भाषा शैली को प्रवाहमय बनाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपकी चलती हैं। और इंटरव्यू में बच्चे गलती करते हैं कि कुछ चीज़ें गलत बता के सोचते हैं कि वो प्रभावित हो जाएंगे, ये गलत चीज़ है। मतलब क्या कहना चाहिए कि भाई जो सही है, आपको पता है, वही तथ्यों को आप पूछें, मतलब उनको बताएं, अदरवाइज आप बचने की कोशिश करें। क्योंकि मैं बताऊं कि वो आपने जो भी सत्य बताया उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बजाय कि गलत और बहुत बड़ा बताया है। तो आप कोशिश करें कि सही बताएं। इस PSC के दौरान मैं भी ये जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों की हॉबी नहीं होती है, या होती है तो ख़त्म हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि दिन में 1-8 घंटा, आधे घंटे उसको जी लें, या इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो जब आपका इंटरव्यू कॉल होता है
उस समय 1 से 1.5 महीना मिलता है, उसमें उस हॉबी को कम से कम पढ़ लें, उसको जी लें, उसको कर लें। तो ऐसा है कि जब आप उनके सामने बता रहे हैं इंटरव्यूअर्स के सामने, तो झूठ ना लगे, कम से कम वो आपके व्यक्तित्व से झलके कि हाँ इस व्यक्ति ने ये वाकई में पढ़ा है और तैयारी की है ठीक है। अब मनोज, इसमें आपसे पूछूं कि आपकी दिनचर्या कैसी थी? आप घंटों से पढ़ते थे या कि टॉपिक कंप्लीट करने पर फोकस करते थे? मैम उसमें मैं मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने पे ज़्यादा अच्छा रहता था, क्योंकि एक सब्जेक्ट में लंबे समय तक बोर हो जाते हैं। तो मैं लाइब्रेरी में बहुत समय बिताता। मुझे अकेले पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, तो मैं लाइब्रेरी में मतलब सुबह से, मतलब मुझे सुबह पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बहुत जल्दी सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ के लगभग 7 बजे तक लाइब्रेरी आ जाता था। तो अब दिन भर में लाइब्रेरी में रहता था। मैं पिछले 6 महीने से टिफिन लगाया हुआ है, लेकिन उससे पहले हमने इंदौर में भी, होशंगाबाद में भी खुद खाना बनाते थे और खाते थे। तो दोपहर में और शाम को खाना बनाने और खाने के अलावा 12-1 बजे तक मैं लाइब्रेरी में ही रहता था और घंटों से नहीं पढ़ता था, क्योंकि उसमें क्वालिटी का बहुत महत्व है। बहुत सारे लोगों के पास जो जॉब करते हैं या दूसरा कहीं समय देते हैं, तो वो ये ना देखें कि आपको कितना समय मिल रहा है, जितना भी समय मिल रहा है उसमें क्वालिटी से पढ़ें। क्वालिटी मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय ये कि हम 8 घंटे पढ़े थे लेकिन आउटपुट निकला कि हमने 8 पेज ही पढ़े हैं। हाँ, तो आप उन 8 घंटों में ये देख लें कि आपने कंप्लीट कितना कर लिया है, वो ज़्यादा मायने रखता है। नोट्स आपने बनाए हैं कभी? ये भी मेरी एक गलतियों में है जिसमें इतना समय लगा है। पिछले 2 सालों से कुछ चीज़ें जो मेरी कठिन लगती थी उन पे मैंने काम किया और उन पे नोट्स बनाए हैं। तो अगर मैं शायद शुरू में ही नोट्स बना लेता तो ज़्यादा जल्दी सफल हो सकता था। और नोट्स बना लेने चाहिए बिल्कुल, और कम से कम उन चीज़ों के तो ज़रूर बना लेने चाहिए जो आपको कठिन लगती हैं, जो आपको बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रही हैं। तो उनको लिमिटेड सोर्सेज के साथ बहुत अच्छे से नोट्स बना लें, जो आपको याद हो सके, आप समझ सकें ऐसा। और जिन सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है तो उनके भी बना लें, लेकिन पहले कोशिश करें जो कठिन है वो। मतलब कम से कम ऐसे टॉपिक जो आपको समझने में कठिनाई होती है, लिखने में समस्या आती है, तो आप भाई उसके नोट्स ज़रूर बना लें ताकि आपको परीक्षा में सहज लगे। नहीं तो पता चला कि उससे कोई प्रश्न आ गया तो पहले ही हम डर गए। ठीक है। रिवीजन का क्या इम्पोर्टेंस होता है स्टडी में? रिवीजन का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगता है। जैसे मैं करता था कि मैं चीज़ों को याद नहीं करता था, रटता भी नहीं था, मैं चीज़ों को बार बार पढ़ता था। उससे क्या होता था कि वो दिमाग में बनी रहती थी। आप कोशिश करें कि हर तीसरे चौथे दिन या वीकेंड में जो 2 दिन होते हैं वो पूरी तरह रिवीजन को दे सकते हैं। या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह से चीज़ों को याद रख सकते हैं, उसमें अपनी प्रकृति को पहचानें, उसके बाद जो है उस पर काम करें। लेकिन रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक मनोज से हमने बात की, वो उन्होंने प्रीलिम्स का आपको बताया कि किस तरह एमसीक्यू पे फोकस करना है। उसके बाद हमने उनसे मेंस पे भी बात की और उन्होंने पेपर बाय पेपर आपको बड़ा अच्छे से बताया और इंटरव्यू का भी बहुत तरीके से बताया कि आपके व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। आप बनावटी व्यक्तित्व लेकर के वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। मनोज, पढ़ाई की काफ़ी बातचीत हो गई है, अब मैं आपसे निजी जीवन से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अब जाहिर सी बात है आप यंग हैं, साथ में आपके कई लड़कियां भी पढ़ी होंगी, तो कभी ऐसा रहा कि कोई प्रेम प्रसंग रहा हो या बड़ी किसी से गहरी दोस्ती रही हो? हाँ, दोस्ती कह सकते हैं, और बहुत सारे प्रपोजल आए हैं अभी भी सिलेक्शन के बाद। तो उससे तैयारी से हाँ, और तैयारी से पहले भी बहुत सारा प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है। बाकी हाँ, दोस्ती यारी में मैं बहुत भरोसा रखता हूँ। हमारा जो होशंगाबाद का ग्रुप है और इंदौर में यहाँ के बहुत अच्छा ग्रुप बना है, तो बहुत सभी लोग तैयारी वाले हैं। तो दोस्तों ने कैसे आपका साथ दिया? दोस्तों ने ऐसे साथ दिया कि जब भी कुछ सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमेशा साथ खड़े रहे, हमेशा बात करने का रास्ता खुला रहा कि हम मतलब इतने ऐसे टॉपिक पर भी बात कर सकते थे जिस पर कोई सोच नहीं सकता था कि इस पर भी बात हो सकती है। कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, घर की स्थिति खराब है, कहीं कुछ मतलब संभावना ही नहीं लग रही है, घनघोर अंधेरा दिख रहा है, उन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से बात की है और बहुत अच्छा रिप्लाई, डायरेक्शन, सहयोग सब प्राप्त हुआ है।
तो कोई ऐसा किस्सा शेयर करना चाहेंगे आप, जो आप कहते हैं ना कि हमेशा ज़हन में बना रहता है, याद रहता है? मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है किरण, तो उससे हमेशा इस तैयारी के दौरान साथ में ही रही है। इससे पहले वो सेलेक्ट हो चुकी है 2022 में। तो हमारी बात होती थी इस एग्ज़ाम को लेकर, तो हमेशा एक वो रहता था कि ये जो तैयारी है ये हमसे कुछ और चाहती है। मतलब पढ़ाई तो निश्चित रूप से करनी ही होती है, मेहनत भी करनी होती है, लेकिन वो ये चाहती थी तैयारी हमसे कि हम उसको अपने जीवन में उतार लें और उनका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करें। कठिनाइयाँ हैं, और ये कुछ भी कठिनाइयाँ नहीं है, आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आने वाली हैं प्रशासन में। ये भी हम जानते थे कि तमाम तरह का प्रेशर और सारी चीज़ें ये था। और किरण और बाकी लोगों ने भी हमेशा ये कहा है कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो कितना ही प्रेशर हो, कितना ही कुछ भी हो, जो तुम्हारी मूल प्रकृति है उसमें तुम काम कर लोगे, तो तुम्हें इस फील्ड को तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही वो फील्ड है, यही वो खेल है जिसके तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। मतलब हमारा व्यवहार जो है वो निर्धारित कर देता है कि हम जीवन में क्या करने वाले हैं। जी। तो कैसा नेचर है आपका? एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है? शुरू में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं। मतलब ये है कि अब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही कम चीज़ें अब निजी हैं, सारी पब्लिक है। कि जैसे कई बार आपने लंबा संघर्ष किया, 7वां प्रयास था, तो ऐसे में फैमिली ने आपको कैसे मोटिवेट किया? फैमिली ने कैसे साथ दिया आपका? जी मैम, फैमिली का सबसे एक छोटा सा वाकया है पिताजी का, मैं बताना चाहता हूँ। कि हम लोग एक बार, अब चूंकि इतना लंबा समय हो गया था, तो पिताजी बाकी लोगों से और समाज में भी ये होता है कि अब पूछ लें किसी ज्योतिषी से, किसी पंडित से। तो ऐसा एक ज्योतिषी हैं, उनसे पापा को किसी ने बताया, तो हम लोग गए कुंडली लेके मेरी। तो उन्होंने कुंडली देखकर बोला कि इसका जो है सरकारी नौकरी का योग नहीं है, आपके ग्रह नक्षत्रों की दशा जो बता रही वो। चूँकि आप उस स्थिति को समझिए कि मैं और पिताजी बिल्कुल सन्न हैं, क्योंकि अब अभी ये लगभग 1.5 से 2 साल पहले की बात है। तो मैं इतना लंबा समय दे चुका हूँ, बहुत सारी पढ़ाई कर चुका हूँ, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, समय, पैसा सब कुछ लग चुका है। उसके बाद ये सुनने को मिल रहा है कि अब सरकारी नौकरी का योग नहीं है। तो मैं पिताजी को ये बोल के लाया था वहाँ कि मैं वहीं से निकल जाऊँगा इंदौर, आप घर आ जाना वापस। तो उन्होंने कहा ठीक। तो जब उन्होंने बोला, तो पापा ने मुझसे बोला कि आप एक काम करते हैं, अपन घर चलते हैं दोनों। तो मैंने कहा ठीक है। उनको लगा होगा कि इसके मानसिक स्तर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा होगा। तो मैंने भी सोचा कि यार पापा को बुरा ना लग जाए, तो हम दोनों घर आ गए। हम घर आके बैठ गए दोनों। तो पापा ने कुंडली रख दी और थोड़ी देर बाद बोले कि इसको कुछ नहीं आता, ये हर कुछ बोल रहा है। तो मैं उसी दिन समझ गया था कि आज अपन जीत चुके हैं, अब अपने को कोई नहीं हरा सकता। और ये सारी चीज़ें, योग और ये सब चीज़ें, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका भाग्य है वो हाथ में है, और आपका पौरुष है वो आपकी मुट्ठी में है। तो जिस दिन आप अपने पौरुष को पहचान जाएंगे, सब कुछ बदल सकते हैं आप। भाग्य भी फिर उन्हीं का साथ देता है। जी। मनोज, जिस दिन सिलेक्शन हुआ, पीडीएफ में नाम आया होगा, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? मैम, इतने सारे फेलियर देखने के बाद तो मेरा ये था कि अब मैं रिजल्ट नहीं देखूंगा। पहली चीज़, अब तो मुझे जो शुभचिंतक हैं वही बताएंगे कि भाई है तुम्हारा कि नहीं है। अगर आपके पास फ़ोन आते हैं तो समझ जाओ कि है, और नहीं आते हैं तो समझ जाओ कि भाई नहीं है। तो मेरा ऐसा हो गया था, मुझे पीडीएफ से डर लगने लगा था, पीडीएफ फोबिया हो गया था। तो मैंने 22 के बाद से सोच लिया था कि अब मैं रिजल्ट नहीं देखूंगा, फ़ोन आएगा। फ़ोन आए, रिजल्ट आया, फ़ोन आए तो सबसे पहले तो जो हमारी लाइब्रेरी में एक दीदी पढ़ती हैं, एकता दीदी, उन्होंने बताया कि मेरी वेटिंग दिखा रहा है। तो मैंने कहा किस में क्या हो गया? तो उन्होंने बोला रिजल्ट आ गया 24 का। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो मैं रख दी और मैं बैठ गया। मैंने कहा कुछ नहीं, अब मैं, उनका फ़ोन इतनी देर में नहीं आया, तुरंत एक फ़ोन आया आनंद भाई का। उन्होंने बोला कि तुम सरनेम लगाते हो कि नहीं लगाते हो? मैंने कहा नहीं सरनेम नहीं, खाली नाम है, लेकिन हो क्या गया है? तो बोले कि रिजल्ट आ गया और तुमने फोड़ दिया है मतलब। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 2-3 दोस्तों का फ़ोन आया, समझ गया मैं। और फिर उसके बाद मैंने फिर भी पीडीएफ नहीं देखी। जो सामने 2-3 लड़कियां पढ़ रही थी लाइब्रेरी में, तो उन्होंने बोला कि आप नाम देखा। मैंने कहा रुक जाओ, सबसे पहले रोल नंबर देख लो। तो रोल नंबर देखा, 30-10-68
रोल नंबर था, तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, रोल नंबर भी है। उसके बाद फिर मतलब ऐसा लग रहा था उस टाइम कि अब सारा भार उतर चुका है, और इतना मतलब मुझे लग रहा था मैं उड़ रहा हूँ। फिर मैंने घर फ़ोन किया पापा को कि मैंने कहा पापा वो रिजल्ट आ गया था और हो गया सिलेक्शन। तो हमारे यहाँ पिता थोड़े वैसे रहते हैं कि अपना प्यार दिखाते नहीं है एकदम से। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, बोले ले मम्मी से बात कर ले। तो मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी वो रिजल्ट आ गया है और मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मम्मी ने इतना सुना और रोना शुरू हो गया। तो मम्मी हमेशा ही एक बात कहती थी, और उस दिन भी उन्होंने कही कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ये हमेशा बोला करती थी मम्मी। और बोले कि कौन सी नौकरी लगी है, तो मैंने बताया कि बहुत बड़ी नौकरी लगी है। तो ऐसा उसके बाद फिर उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया, बोले ठीक है। फिर अब मतलब जो एंडलेस खुशियाँ और मोमेंट का दौर शुरू हुआ। मेरा एक दोस्त है नवेंद्र, मैंने उससे बोला मतलब हम ऐसे अभी काफ़ी लंबे समय से साथ हैं, तो ऐसा रहता है कि आपको किसी विशेष व्यक्ति से सुनना ही होता है। तो नवेंद्र से बोला, मैंने कहा भाई बधाई नहीं देगा कि मैंने खुद से लगाया। तो फिर उसने बोला लाइब्रेरी से, बोले भैया क्या हो गया। तो फिर उसने पीडीएफ देखी और इतना खुश हुआ, तुरंत आ गया, माला फूल बैंड बाजे। और मतलब पूरे भोला राम में आपको एक जश्न जरूर दिखता उस दिन अगर आप होते। पूरी भोला राम की गलियों में भोला राम से लेके हेलो पॉइंट तक लड़के ही लड़के, सारे दोस्त, सब कुछ, डांस, फटाके बंद नहीं हो रहे। और मुझे लगा था कि हाँ अब बस हो गया है। बेशक मनोज, हम वहाँ नहीं थे, लेकिन आप जिस उत्साह से वो किस्सा बता रहे हैं तो महसूस कर सकती हूँ क्या खुशी रही होगी। और आपके जश्न के बारे में सुना ज़रूर है मैंने, तो फिर से बधाई देना चाहूँगी भाई, ये बड़ी सफलता थी आपकी। और बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि एक अमेरिका के एक धावक थे, उनका मैंने सुना था कि मैं जब भी दौड़ता हूँ तो पूरे अमेरिका के नागरिकों का जो भार होता है मुझ पर होता है। तो इतने लंबे समय से मैं इतनी ज़्यादा लोगों की उम्मीदें, आकांक्षाओं, भरोसों से इतना ज़्यादा मतलब दबाव तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अपने आप को इतना ज़्यादा कर रहा था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं तो अपनी ज़िंदगी काट लूँगा जैसे भी, लेकिन इन लोगों के पाप का भागी कौन होगा जो मैंने इन लोगों को इतनी उम्मीदें दी है, इतनी आशाएं दी हैं, इतनी अपेक्षाएं दी है कि वो मेरे को देख के केवल एक ही चीज़ कहते थे कि मनोज भाई आपका तो ज़रूर होगा। तो मैं हमेशा कहता था कि वो उम्मीद कभी नहीं हारनी है। और अगर कोई आपका आदर्श है, क्योंकि मैं इतने लोगों का आदर्श बन चुका था, तो मैंने ये सोच लिया था बहुत समय के बाद कि अब मैं तो हार नहीं सकता, क्योंकि मैं हार गया तो बाकी लोग हार जाएंगे, इसलिए करना ही है आपको। तो हर बार जैसे सिलेक्शन नहीं होता था, इवन पीडीएफ वो भी आपको हो गया था, तो कैसे खुद को संभालते थे आप कि चलो इस बार नहीं तो अगली बार नहीं तो फिर उससे अगली बार, कैसे खुद को इतने लंबे समय तक मोटिवेट रखा आपने? इस पे कलाम साहब बहुत अच्छा कहते थे कि आप फेल हुए हैं, इसका मतलब अब आपको एक बार और प्रयास करना है, इसका मतलब है कि आप अगली सफलता अब आपकी ही है। तो हर बार नाम नहीं आता था, तो मैं ऐसा करता था कि थोड़ी देर के लिए 1 या 2 घंटे के लिए फ़ोन साइलेंट करता था और कहीं घूमने निकल जाता था कि 1-2 घंटे में मुझे किसी से बात नहीं करनी, अपने आप को समझाना है। और ये नहीं समझाना कि मैं फेल हो गया, ये समझाना है कि अगली बार तो तुम्हारा होगा ही। और बहुत सारे दोस्त हैं जिनका भी सिलेक्शन नहीं होता था, वो बाकायदा फ़ोन करते थे थोड़ी देर के बाद कि भैया इस बार भी नहीं है। तो मैं उनसे कहता था कि भाई किसने कहा कि अपना नहीं है, अपना तो होने वाला है ना, अगला अपना ही है। मतलब आप मान चुके थे कि आप अधिकारी तो हैं, बिल्कुल, आज नहीं तो कल होना तो ज़रूर है। हाँ, मैंने किसी का पढ़ा था, हालांकि वो उस तरह की लाइफ स्टाइल और कपड़े और वो सारी चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि आप जो बनना चाहते हैं उसको जिए, मतलब आप ये मान के चलें कि आप अधिकारी हैं या जो भी बनना चाहते हैं वो रहें आप, कि आप वो हैं। तो ऐसा किया आपने? हाँ, मैं अपने अंदर तो ये मानता था, जब भी मैं चलता था तो मुझे लगता था कि कोई अधिकारी चल रहा है। बेहद खूब, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। उम्मीद करती हूँ कि जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस फंडे को, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप कपड़े उस हिसाब से पहने, ठीक है, आपका आचार व्यवहार जो है वो वैसा होना चाहिए, आपकी थिंकिंग प्रोसेस वैसी होनी चाहिए जैसे एक अधिकारी सोचता है। मनोज, कोई फेवरेट फिल्म रही हो आप जो बार बार देखते हो, जो मोटिवेट भी करती हो आपको? जी, एक मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बहुत अच्छी पिक्चर है।
तमाशा एक अच्छी मूवी है जिससे हम बहुत सारे लाइफ लेसन सीख सकते हैं। एक ऋतिक रोशन की लक्ष्य फिल्म है, हाँ। वो भी बहुत अच्छी मूवी है। और भी मतलब मूवी तो मेरा मतलब फेवरेट काम था दोस्तों से बात करने के अलावा, दूसरा फेवरेट काम था मूवी, और तीसरा था उपन्यास, कविताएं, शायरी पढ़ना। अगला प्रश्न मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि कोई उपन्यास या कोई कहानी जो आपको बहुत पसंद हो। सबसे पहले तो हिंदी साहित्य में उपन्यास की बात करें तो चित्रलेखा बहुत अच्छा उपन्यास है। गुनाहों का देवता, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये। बाकी इजराइल के एक लेखक हैं युवाल नोआ हरारी, 4 पुस्तकें आई हैं, चारों मेरे पास हैं, चारों मैंने पढ़ ली हैं। तो वहाँ से मुझे बहुत सीखने को मिलता है, मतलब बहुत नॉलेजेबल चीज़ें हैं उनके पास, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती। तो कोई छोटी सी कहानी बताएंगे आप? उनकी एक आई थी सेपियंस बुक, उसमें उन्होंने बताया था कि हम अफ्रीका से लेकर यहाँ आज के समय तक पूरा जो मानव का विकास हुआ है उसमें हर मानव को अपना मूल उद्देश्य खुद खोजना होता है। और इस पूरी तैयारी के दौरान चाहे भले ही मैं अब जाके सेलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैंने बहुत पहले लगभग 2 या 3 साल पहले अपने आप को खोज लिया था। अगर हो सकता है कि मैं सेलेक्ट नहीं होता, लेकिन मैंने ये बात सोच ली थी कि अब मुझे खुश होकर जीवन जीना है, चाहे कोई चीज़ रहे या ना रहे। तो अपने आप को मैं पहचान चुका था। मतलब बेशक सिलेक्शन देर से हुआ, लेकिन आपने उस पराजित मनोवृत्ति को नहीं अपनाया। हाँ, जिससे आगे फिर बढ़ा नहीं जा सकता है। अदरवाइज मैंने देखा है कि जिन लोगों के सिलेक्शन नहीं होते हैं लंबे समय तक, वो मनोवृत्ति उनके चेहरे पे दिखाई देने लगती है। जी, ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो लगता था कि यार वो बहुत प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, वो क्योंकि बार बार अपने आप को वही याद दिलाते थे। और मैम इस पूरी तैयारी में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप पर कितना भरोसा करते थे। मुझे पूरा भरोसा था, और मैं मतलब ये बहुत लंबे समय के बाद मुझे समझ में आया कि कोई भी जो है अपनी सफलता को छोटी सफलता ना माने। जैसे कुछ लोग करते हैं कि नौकरी उनकी सफलता हो जाती है, सिलेक्शन उनकी सफलता हो जाती है, या ऐसा कोई काम जो वो करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि वो हो जाए तो मैं सफल हो जाऊँ। बिल्कुल गलत बात है। आप इन छोटी चीज़ों को सफलता मानेंगे तो आपको खुशी भी छोटी मिलेगी। मैं चाहता था कि जो यात्रा है इसका पूरा मजा लिया जाए, और जो भी काम कर रहे हैं पूरे दिल से किया जाए, और अल्टीमेट जो पूरी यात्रा है, ये पूरा जीवन है, उसमें इस यात्रा का मतलब बड़ा आदमी बनना नहीं है, एक अच्छा आदमी बनना है। तो उस पर फोकस करें, वो अल्टीमेट सफलता है। ये आपका अनुभव बता रहा है ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, ये मैंने उसने बहुत अच्छे से सीखा है। अब आपके कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, और इस एक्सपीरियंस को आप अपने जूनियर्स को जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन तक कैसे पहुंचाना चाहते हैं? अगर प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेज की बात करें तो सबसे टफ स्टेज कौन सा था? सबसे टफ स्टेज मेंस रहा है। ठीक है। और अब मैं आपसे पूछूंगी कि इस सफलता का क्रेडिट आप देना चाहें तो किसे देंगे? इसमें माता पिता सबसे पहले, और भाई बहनों का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा था। वो सारी जिम्मेदारी जो मुझे उठानी चाहिए थी, मेरी छोटी बहन किरण ने और भाई सोनू ने उठाई है। तो उनके लिए, और जो मेरी एक और बहन है ज्योति, उन्होंने जो इस तरह से माता पिता को समझाया रखा, वो बहुत था। मेरे मौसी के लड़के हैं नितेश भाई, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है किरण। और अब मैं एक एक का नाम लूँगा तो बहुत बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि मेरे सारे दोस्त, सीनियर जूनियर साथ वाले, सभी लोगों ने बहुत ही सक्रिय होकर साथ दिया है। तो सभी को बहुत सारा धन्यवाद, और ये प्रेम हमारा हमेशा बना रहेगा। उम्मीद है कि सफलता आपको मिल गई है। अब आप जीवन में आगे तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने आपका सहयोग किया है उन्हें आप कभी ना भूलें। बिल्कुल। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह का मेरा नेचर है मैं पूरी कोशिश करूँगा, कोशिश तो खैर बहुत छोटा शब्द है, ऐसा ही रहूँगा मैं हमेशा। अब रेशु सर और प्रकृति मैम की बात करते हैं, तो इनका क्या सहयोग रहा आपके जीवन में? ये दोनों ही व्यक्तियों को भगवान ने मिलाया है, और बिल्कुल गोल्डन हार्ट है ये लोग। गोल्डन हार्ट छोटी बात है, प्लेटिनम हार्ट है ये। और जिस तरह का सर का नेचर है, बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले हैं कि सर जिनकी पर्सनली हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है कि सर इस व्यावसायिक दुनिया में कहीं फंस ना जाए, जिस तरह का उनका नेचर है हमेशा बनाए रखें, और बच्चों को जो गाइडेंस है वो हमेशा मिलता रहे। और बहुत ही मतलब अब उनके बारे में कोई भी बड़ी बात कहना बहुत छोटी बात हो जाएगी।
अब जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक ही मैसेज है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है, खुद पर बहुत सारा विश्वास रखना है, अपने आसपास वाले लोगों से बहुत सारा प्रेम करें। ये प्रकृति जो है बहुत अच्छी दुनिया है, इसमें कंट्रीब्यूट करें कि हम इसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकें। किस तरह की गलतियों से बचना चाहिए बच्चों को? जी, सबसे पहली चीज कि खुद की गलतियां, जैसे हम मानसिक एक जाल बुनते हैं नकारात्मकता का, ओवर थिंकिंग का, लोगों के बारे में सोचने का, ये जाल ना बुने। बहुत कम सोचें और सबसे ज़्यादा अपने काम पे ध्यान दें, क्योंकि बड़ी बड़ी कहानियाँ आपका इंतजार कर रही हैं, केवल आप अपने काम में सफल होइए। ये और इस पूरी यात्रा का मजा लीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं पूरे दिल से डूब के करिए, एक वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों के साथ हैं उनमें भरोसा रखिए, अपनी गलतियों को स्वयं चिन्हित कीजिए और उनको सुधारिए। और ऐसी गलतियां जो आपके आसपास के लोग कर रहे हैं उनसे भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लेखक ने कहा है कि आप अपनी खुद गलतियां करेंगे और सीखेंगे तो शायद आपका जीवन भी कम पड़ जाए। तो आप अपनी गलतियों से भी सीखिए, दूसरे लोग जो गलतियां कर रहे हैं उनसे भी सीखिए और अपने आप को एक शानदार व्यक्तित्व का धनी बनाइए। और कोई भी छोटी सफलता को अपने लिए तय मत करिए। अल्टीमेट जो लक्ष्य है कि आपको बहुत अच्छा एक इंसान, एक व्यक्ति और एक नागरिक बनना है, उसके लिए तैयार होइए। तब आपको सिर्फ अधिकारी ही नहीं बनना है, एक अच्छा नागरिक भी आपको बनना है और सबसे ऊपर जो है कि एक अच्छा इंसान आपको बनना है। सिविल सेवक आप बन चुके हैं, तो खुद को और दूसरे सिविल सेवकों की भूमिका भविष्य में किस प्रकार की देखना चाहते हैं? जी मैम, इसमें बहुत ही गहन विचार हम कर चुके हैं पहले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब की जो जनरेशन है वो आपसे जिस तरह का सहयोग मांगती है वो अब प्रशासन को देना होगा। जैसे कि हम बिल्कुल जो जुड़ाव है समाज और प्रशासन का, जो दूरी है, उसको अब बहुत कम करना है। लोगों के प्रति सक्रिय होकर काम करना है, उनको लगना चाहिए कि हम उनके साथ हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। तो नागरिक सहभागिता बढ़ाने का पूरा प्रयास आप करेंगे। के मनोज जी, तो हम अपनी पूरी बातचीत को यहीं विराम देते हैं। आपसे बातचीत करके वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आप। तो अब हमारी बातचीत को अब हम यहीं विराम देते हैं। आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और हमारे इस बातचीत से किसी एक बच्चे को भी कोई थोड़ा सा भी बहुत अच्छा मैसेज मिल जाए तो इसके लिए हम अपने आप को बहुत कृतज्ञ समझेंगे। जी मनोज। तो दोस्तों, ये थे मनोज। आपने इनकी पूरी बातचीत सुनी होगी। अनेक बार असफलता हाथ लगी लेकिन इन्होंने अपनी यात्रा को रोका नहीं। मुझे इनसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया। उन्होंने अपने निजी जीवन के अनुभव, अपनी पूरी पढ़ाई का, यहाँ तक कि अपनी गलतियों को भी आपसे साझा किया। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।